एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11 का चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 10 स्टेट्स ऑफ मैटर। माई सेल्फ अहमदी आफरीन। हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लेते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ अ डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। जो सबको पता है कि मैटर जो होता है, जो भी जगह घेरता है, जिसका जो वॉल्यूम होता है, हम उसे कहते हैं मैटर। ठीक है। अब ये जो मैटर होता है कि वो 3 अलग अलग फॉर्म में होता है। देखिए आपके सामने फिगर है। हमने क्या किया, वाटर को कंसिडर किया। वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, फिर देन हमने उसको फ्रीज़ किया, उसका आइस बन गया, वो सॉलिड फॉर्म हो गया। फिर हम वाटर को थोड़ा सा हीट करते हैं, वाटर के वेपर आते हैं, वो गैस फॉर्म में हो गया। तीनों फॉर्म्स आपके सामने आ गए, तीनों अलग अलग स्टेट्स आपके सामने आ गए। अब ये जो 3 अलग अलग स्टेट्स होते हैं, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द एक्सचेंज ऑफ हीट। Three states of matter are interconvertible by the exchange of heat as given below। अब वो कैसे हीट को एक्सचेंज करके होता है, देखिए कि हम अगर सॉलिड लेते हैं, सॉलिड को हमने मेल्ट किया तो वो लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड को हम क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं तो वो गैस बन जाता है ना। और अगर हम गैस का फिर डिपोजिशन कर दें तो वो सॉलिड बन जाएगा। या फिर अगर आप जो है लिक्विड कंसिडर करते हैं, लिक्विड को फ्रीज़ किया तो सॉलिड बन जाएगा। या अगर गैस आप लेते हैं तो गैस का कंडेंसेशन करते हैं तो लिक्विड बन जाएगा। ऐसा सिर्फ हम क्या करते हैं, अगर हीट का एक्सचेंज कर दें तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक फेज़ से दूसरे फेज़ में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। अब ये जो 3 डिफरेंट फेजेस हैं, 3 डिफरेंट हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसका जो डिफरेंस है, अलग अलग पॉइंट पे उनका डिफरेंस आता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम उनका साइज़ देखें, अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिक वेव से देखें, तो उनके जो मॉलिक्यूलर सेपरेशंस जो रहेगा, मीन सेपरेशन सबसे कम वैल्यू होती है सॉलिड में, 3 से 5 एंगस्ट्रॉम की होगी। फिर लिक्विड में थोड़ी बढ़ जाएगी। गैस में अगर आप देखें तो वहाँ पर कैसी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी, है ना। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अगर देखें तो सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा टाइटली और एकदम रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। फिर अगर लिक्विड देखें हम तो थोड़ा सा लूजली पैक रहेगा, थोड़ा अरेंजमेंट उसका प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा। गैस अगर देखें आप तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक है और इरेगुलर अरेंजमेंट है। फिर अगर आप मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल देखें तो मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल में अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पर पार्टिकल का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। तो देखिए पार्टिकल्स मूव फ्रीली, दे ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। वो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्या, नहीं, कैन नॉट मूव फ्रीली। लेकिन अगर लिक्विड में देखें तो वो कैसे होंगे, स्मॉल डिस्टेंस तक, विद इन अ डिस्टेंस क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्लाइड क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। कहाँ पर, लिक्विड में, है ना। लेकिन गैस में कैसा रहेगा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली रैंडम इन मोशन। ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि शेप एंड वॉल्यूम है। सॉलिड का कैसा शेप रहेगा, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनाइट शेप में आपको सॉलिड मिल जाएगा। और जो है अगर हम लिक्विड का देखें तो आप जिस कंटेनर में डालोगे लिक्विड को, वो क्या करेगा, उस कंटेनर का शेप ले लेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए गैस का, तो गैस का कैसा रहेगा कि वो क्या करता है, वो भी जिस कंटेनर में डालोगे आप, वो कंटेनर का शेप में वो चला जाएगा। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। सॉलिड में कैसा रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही कम होता है। लिक्विड में मॉडरेट रहेगा, गैस में बहुत ज़्यादा रहेगा। अब उसके बाद देखेंगे कि इनका जो है अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर का चेंज कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ भी क्या होगा, मॉडरेट इफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने मिलेगा, है ना। फिर देखते हैं लास्ट पॉइंट, कंप्रेशन और एक्सपांशन। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉन कंप्रेसिबल, आप सॉलिड को कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो। लेकिन लिक्विड थोड़ा सा स्मॉल कंप्रेसिबल होगा, गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल रहेगा। ठीक है। अब देखिए चलिए हम देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो हमारे पास 3 अलग अलग स्टेट्स हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज द रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने 3 अलग अलग स्टेट्स देखे हैं। 3 अलग अलग स्टेट्स जो डिफरेंट हुए हैं वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे या रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड एंड लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड एंड वेरी लेस इन gases. Okay, now
Thus, the physical states of matter can be determined as per the strength of intermolecular forces. जैसे अभी हमने देखा है डिटेल, the physical property of matter, जितनी भी physical property रहेगी मैटर की, जैसे कि melting point है, boiling point है, vapor pressure है, viscosity है, surface tension है, and the solubility can be studied with the respect to the strength of the attractive forces between the molecule. ये सारी की सारी किस पर डिपेंड करती है? उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगी, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी क्या सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये बहुत ही मेन प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास कितने टाइप के हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, फर्स्ट वन। सेकेंड वन आयन डाइपोल इंटरैक्शन। थर्ड वन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फोर्थ वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड लास्ट और फिफ्थ वन इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स। अब यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। तो अब ये डाइपोल डाइपोल क्या रहेगा? पोल पर से डाइपोल बना है। पोल बनना यानी क्या रहेगा वहाँ पर कि जो भी आप मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे, जो भी आप मॉलिक्यूल लोगे, वहाँ पर क्या बनने चाहिए? पोल डेवलप्ड होने चाहिए। पोल डेवलप्ड होना मतलब क्या रहेगा? उन दोनों मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तभी क्या होगा? वहाँ पे पोल डेवलप्ड होगा, यानी कि पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल वहाँ पर डेवलप्ड होगा। और वो जो नेगेटिव पॉजिटिव पोल डेवलप्ड होता है उसके बीच में क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन रहेगा। तो देखिए, पोलर मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस due to the electrostatic interaction between the dipole on neighboring molecules. The covalent bond becomes polar due to electronegativity difference between the बॉन्डिंग आइटम्स। ओके, अब जैसा कि एग्जांपल आपको HCl का दिया हुआ है, तो अब HCl में देखिए आप कि हाइड्रोजन जो है दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, या ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ही कम है, लेकिन जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? बहुत ज़्यादा है। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है यानी कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यानी कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में जो इस तरह से जो पोल डेवलप्ड होगा, यानी कि यहाँ जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अब देखिए यहाँ पे मोर चार्ज डेंसिटी टूवर्ड्स द क्लोरीन। अब एकदम डार्क ग्रीन जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, वो क्यों है वहाँ पर? क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी, है ना। अब देखिए कि ये जो आपको एक एरो बताया हुआ है, और वो एरो में आपको देखिए वहाँ पर जो है वो बता रहा है टूवर्ड्स किधर है? वो Cl की तरफ है, यानी कि वहाँ पर उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये हम जो है डाइपोल मोमेंट का HF का जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने HCl का बताया, तो अगर हम HF को भी देखें तो उसको भी हम इसी तरह से बताएंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस रहेंगे वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, तो हम उस साइड एरो बनाएंगे और दूसरे साइड हमको इस तरह से डॉटेड लाइन बनानी है छोटी सी। तो ये जो सिंबल है दैट रिप्रेजेंट दी चार्ज डेंसिटी। ओके, जिसको हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी डेंसिटी को वो करता है, शो करता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डाइपोल मोमेंट का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। जितना जो है ज़्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने देखिएगा कि हमारे पास मिथाइल साइनाइड है ना, और ऊपर अगर आप देखें तो प्रोपेन है। तो प्रोपेन का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज़ 0.1, है ना। उसका मोलर मास देखिए हालांकि ज़्यादा है, 44 है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है? 239 है। लेकिन अगर आप मिथाइल साइनाइड देखिए और मिथाइल क्लोराइड अगर आप देख लें तो इनके जो मोलर मासेस हैं, अगर आप मिथाइल साइनाइड को और प्रोपेन को कंपेयर करते हो तो दैट इज़ 44 और ये तो 41 है, यानी कि इसका मोलर मास भी कम है, लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट कैसा है? 3.9, बहुत ज़्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जितना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल रहेगा उनका डाइपोल मोमेंट उतना ही परमानेंट रहेगा। तो मोर पोलर द सब्सटेंस, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एंड हायर द डाइपोल मोमेंट, स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, देन जनरली ये क्या करेगा? डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जितना ज़्यादा हायर डाइपोल मोमेंट है, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट हम जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देखते हैं, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो अब आयन डाइपोल फोर्स इज रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, कैटायन और एनायन, कोई भी हो सकता है इसमें, ओके, एंड द पार्शियल चार्जेस ऑन अ पोलर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव चार्ज रखता है ना। अब इसमें आयन डाइपोल फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन की वजह से। अब इसमें इंटरैक्शन वो कैटायन से भी लेंगे या फिर एनायन से भी लेंगे, तो यहाँ पर जो इंटरैक्शन बनेगा उसके बीच में, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज से जितने भी ये आसपास जो आपको मॉलिक्यूल बताया जा रहा है ना, ये क्या रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। कंसिडर कीजिए कि जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन के हैं और ये जो वाइट बॉल है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो ये ऐसे H2O मॉलिक्यूल के साथ आसपास कनेक्टेड है। तो ऑक्सीजन जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखेगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आयन की तरफ। कौन से आयन की तरफ, पॉजिटिव सोडियम आयन की तरफ। तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन रहेगा दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ओके। अब ये जो आयन डाइपोल इंटरैक्शन है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंटरैक्शन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड साइज ऑफ एन आयन। जो भी आपका आयन रहेगा उसके साइज पे और उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना भी उसका साइज रहेगा उस पर और उसके डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे, यानी कि उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो हमने पहला इंटरैक्शन देखा उस पर। तो कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनायंस। कैटायंस कैसे रहेंगे हमारे, स्मॉल साइज के रहेंगे देन आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनायंस के बनिस्बत। द चार्ज डेंसिटी ऑन द कैटायन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द एनायंस। जो हमारे जो कैटायंस होते हैं उनकी चार्ज डेंसिटी कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू दी एनायंस, ओके। तो मोर द चार्ज ऑन द कैटायन स्ट्रॉन्गर इज द आयन डाइपोल इंटरैक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे कैटायन पे उसका चार्ज ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आयन डाइपोल इंटरैक्शन रहेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसा मैग्नीशियम +2 आयन है क्या, उसकी जो चार्ज है उस पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। उसका जो आयनिक रेडियस है वो कम है, 78 पिकोमीटर है। और अगर सोडियम प्लस आयन देखते हैं तो उसका जो रेडियस है दैट इज 98 पिकोमीटर है, ओके। हेंस द मैग्नीशियम +2 आयन इज सराउंडेड मोर स्ट्रांगली विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब क्यों ज़्यादा करेगा ये, क्योंकि इसका जो +2 चार्ज है, चार्ज कैसा है उसका, ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आयन डाइपोल इंटरैक्शन रहेगा। Thus the strength of interaction increases with the increase in charge on the cation and with the decreases in the ionic size or रेडियस, यानी कि उसके आयनिक साइज और रेडियस की वजह से वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसा देखिए कि मैग्नीशियम सोडियम प्लस है उसका स्मॉल रहेगा किसके कंपेयर में, मैग्नीशियम +2 के कंपेयर में। और मैग्नीशियम +2 का कम रहेगा किसके कंपेयर में, एल्यूमिनियम +3 के कंपेयर में, है ना। इस तरह से क्या रहेगा, उनका इंटरैक्शन कम होता जाएगा इस साइड से। लेकिन अगर जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ज़्यादा क्या रहेगा उस आयन का, यानी कि वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, वो कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके। थर्ड वन देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये वाला कैसा रहेगा देखिए। तो व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं, हम कौन से ले रहे हैं यहाँ पर, H2O मॉलिक्यूल और H3 अगर कंसिडर करते हैं, और जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि बेंजीन अगर देखते हैं कि अगर वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपना जब उनके साथ इंटरैक्शन करते हैं तो वो अपना इफेक्ट भी उस पर छोड़कर चले जाते हैं, है ना। कि जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होती है, सपोज कीजिए कि अगर बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर बीच में है तो उसके आसपास भी क्या रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी उसकी। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर आप कोई एक प्रॉपर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसके आसपास भी क्या रहेगा, उसका इफेक्ट रहेगा। तो वैसे ही ये डाइपोल का भी जो है ना इफेक्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपना इफेक्ट उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ओके।
तो hence temporary dipoles are formed by shifting of electron clouds in a non-polar molecule। यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्पररी एक डाइपोल डेवलप्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्या करेंगे, हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल आपके सामने कि ये NH3 है। ओके, NH3 कैसा है हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल, और ये जो बेंजीन है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब वो क्या करेगा, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तो जब वो इंटरैक्ट कर रहा है तो देखिए वहाँ पर नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, उसके इफेक्ट की वजह से जो कार्बन पर भी क्या कर रहा है, वहाँ पे एक टेम्पररी पोल डेवलप कर दिया उसने। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर विद इंड्यूस्ड डाइपोल वो क्या कर रहा है, वहाँ पर डेवलप कर दे रहा है उसके अंदर। हालांकि बेंजीन कैसा है, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये जो वहाँ पर एक टेम्पररी डाइपोल डेवलप्ड होगा, दैट इज द इंटरैक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, नाउ आई थिंक ये सब कम्प्लीटली आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारे इंटरैक्शंस रहेंगे इंशाल्लाह हम आपके अगले वीडियोस में देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।